अच्छा हुआ जो वो मनहूस जा रही है यहाँ से। अगर वो खुद से ना जाती तो शायद थोड़े दिनों में मैं ही उसे इस घर से निकाल देती। रोशनी अपनी माँ गायत्री जी से बोली। गायत्री जी बोली, रोशनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भाभी हैं वो तुम्हारी। उसने हमेशा से इस घर का, हमारा, तुम्हारा, सबका ध्यान रखा है और इस घर का भला चाहा है। आज तुम्हें जब उसे जाने से रोकना चाहिए तो तुम उसे फिर से कोस रही हो। रोशनी चिल्लाकर बोली, कोसूंगी, एक बार नहीं 100 बार कोसूंगी। उसी की वजह से मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे। अगर उस दिन भाभी उन्हें जिद करके बाजार ना ले गई होती तो शायद उनका एक्सीडेंट ना होता और आज भैया हम सभी के बीच मौजूद होते। जब से वो मनहूस इस घर में शादी करके आई है, हम सभी का जीवन दुखी हो गया है। भैया इस दुनिया से चले गए, आप और पापा ज्यादा बीमार रहने लगे हो, मेरी सगाई टूट गई। याद करो वो दिन जब मैं, भैया, आप और पापा कितना खुश रहते थे, मगर उस मनहूस के पांव पड़ते ही घर बिखर कर रह गया है हमारा। अच्छा हुआ जो अब वो जा रही है इस घर से। शायद उसके चले जाने से हमारे सुख के दिन वापस आ जाएं। गायत्री जी बोली, थोड़ा धीरे बोल रोशनी, कम से कम आज तो उसे शांति दे। कल तो वो ये घर छोड़कर चली ही जाएगी। रोशनी की भाभी शिवांगी माँ बेटी का सारा वार्तालाप सुन चुकी थी। शिवांगी अपने कमरे में आकर लेट गई और खो गई अतीत की यादों में, जब उसके पति मिहिर जिंदा थे। मिहिर घर के इकलौते बेटे थे, माँ पिता की आंखों का तारा, और रोशनी के लिए तो उसके भाई से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं था। रोशनी अपने भैया से बहुत प्यार करती थी। मिहिर की सरकारी नौकरी थी, उसी के चलते वो घर का खर्च और बाकी के एक्स्ट्रा खर्च भी आसानी से निकाल लेते थे। मिहिर और शिवांगी की जब शादी हुई तो रोशनी ने अपना बड़े वाला कमरा सिर्फ अपने मिहिर भैया की खुशी के लिए खाली कर दिया था। शिवांगी से रोशनी को कुछ खास लगाव नहीं था, मगर मिहिर भैया की खुशी के लिए उसने शिवांगी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। मिहिर और शिवांगी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मिहिर कभी शिवांगी के लिए कोई गिफ्ट लेकर आता तो रोशनी चिढ़ जाती कि उसके भैया उसके लिए गिफ्ट नहीं लाए, मगर मिहिर भी रोशनी को सिर्फ चिढ़ा रहे होते। वो हमेशा 2 गिफ्ट साथ में लाते, एक शिवांगी के लिए और दूसरा गिफ्ट रोशनी के लिए। उस रोज जब मिहिर का एक्सीडेंट हुआ, शिवांगी ने मिहिर को अपने साथ आने से मना किया था, मगर मिहिर बोला, मैं तुम्हें बाइक पर बाजार छोड़ दूंगा। सामने से एक बड़े से ट्रक से टक्कर के कारण उनकी बाइक सड़क के किनारे जा गिरी थी। जब शिवांगी को होश आया तो उसने देखा कि मिहिर दुनिया से जा चुका था। आखिर होनी को कौन टाल सकता है। मिहिर के जाने के बाद शिवांगी पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। शिवांगी बुरी तरह से टूट चुकी थी, मगर घर वालों के लिए वो वापस खड़ी हुई। मिहिर और शिवांगी का बेटा संयम भी अभी सिर्फ 3 साल का ही था। मिहिर के माता पिता भी बूढ़े होने के कारण अब ज्यादा बीमार रहने लगे थे और रोशनी के होने वाले ससुराल वालों को समझ आ चुका था कि मिहिर के चले जाने के बाद अब उन्हें तगड़ा दहेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने रोशनी से अपने बेटे की हुई सगाई भी तोड़ दी थी। रोशनी इन सब बातों का जिम्मेदार अपनी भाभी शिवांगी को मानती थी। मिहिर के जाने के बाद शायद ही कोई दिन रहा हो जब रोशनी ने शिवांगी से झगड़ा ना किया हो। रोशनी झगड़े की शुरुआत करती और जब शिवांगी का भी इतना सब सुन सुनकर सब्र का बांध टूट जाता, तब दोनों का खूब झगड़ा होता। रोशनी के माता पिता रोशनी को इस बात के लिए बहुत बार डांट फटकार लगा चुके थे कि वो बेवजह झगड़े की शुरुआत क्यों करती है। वे लोग शिवांगी को अच्छे से जानते थे, इसलिए शिवांगी का साथ देने लगते। इस बात पर रोशनी और भी गुस्सा हो जाती कि वे लोग मेरे माँ बाप होकर भाभी का साथ क्यों दे रहे हैं। शिवांगी ने सास गायत्री जी और ससुर कांतीलाल जी से कह दिया था कि उनके लाख समझाने के बावजूद भी रोशनी के मन में बैठी गलतफहमियां नहीं निकलेंगी, इसलिए कृपया वे दोनों उनके झगड़े के बीच में ना पड़े, वरना रोशनी कहीं उन दोनों से भी नफरत ना कर बैठे। मिहिर की सरकारी नौकरी थी, इसलिए उसके चले जाने के बाद ये नौकरी शिवांगी को मिल गई थी, मगर घर के ऐसे हालातों के चलते शिवांगी ने अब अपने तबादले की सिफारिश की थी। कुछ दिन बाद शिवांगी के तबादले की सिफारिश को मंजूर कर दिया गया था। शिवांगी ने अपना तबादला अपने मायके के शहर में ही करवाया था ताकि उसे उसके माता पिता का कुछ सपोर्ट मिल जाए। एक अकेली विधवा का जीवन आसान नहीं होता, ये बात शिवांगी अच्छे तरीके से जानती थी। बस वो कल ये घर छोड़कर जाने वाली थी। शिवांगी के सास ससुर को उसके जाने का बहुत दुख था, मगर इस बात की तसल्ली थी
कि अब उसकी नौकरी उसके मायके के शहर में है। शिवांगी जानती थी कि उसके इस तबादले से उसकी ननद रोशनी को बहुत खुशी होगी। मिहिर के इस दुनिया से चले जाने के बाद रोशनी की नज़र शिवांगी के बड़े कमरे पर थी, जो शिवांगी की शादी के पहले उसका हुआ करता था। हाँ, थोड़ा सा दुख उसे मिहिर के 3 साल के बेटे के लिए था, क्योंकि वो अपने भतीजे के साथ रोज खेला करती थी। मगर शिवांगी के लिए उसके मन में ढेर सारी नफरत थी, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए शिवांगी ने तबादले में ही घर की भलाई समझी थी। दूसरे दिन शिवांगी अपने बेटे को साथ लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। उसके जाते ही रोशनी अपना सारा सामान भाभी के कमरे में लेकर जाने लगी। ये देखकर गायत्री जी और कांतिलाल जी बोले, ये क्या कर रही हो तुम? अगर भाभी के कमरे में रहोगी तो जब छुट्टियों में तुम्हारी भाभी यहाँ कुछ दिन रहने आएगी तो वो कहाँ रहेगी? रोशनी बोली, वो मेरे कमरे में रह लेगी। इतना बोलकर रोशनी वापस अपना सामान लाने लगी। माता पिता दोनों एक साथ बोले, रोशनी, तुम कभी अपनी भाभी को समझ ही नहीं पाई। गायत्री जी हाथों में पोटली दिखाकर बोली, ये देख तेरी भाभी क्या देकर गई है। हाथों की पोटली को देख रोशनी बोली, ये तो गहने लग रहे हैं। गायत्री जी बोली, हाँ, तेरी भाभी के गहने हैं। अपने सारे सोने के गहने देकर गई है तेरी भाभी, और बोलकर गई है ये सारे गहने बेचकर रोशनी की शादी का इंतजाम अच्छे से हो जाएगा। हमने बहुत मना भी किया, मगर वो बोली कि गहने तो वापस नए भी बन सकते हैं, मगर पहले रोशनी की शादी करवानी है। तेरी भाभी बहुत अच्छी है रोशनी, तेरे भाई के चले जाने के बाद अब भी अपने सारे कर्तव्य बखूबी निभा रही है। मगर रोशनी पर तो अपने माता पिता की बातों का असर ना पहले पड़ता था और ना अब पड़ रहा था। वो बोली, तो मैं क्या करूं? वैसे भी ये सब उसका फर्ज बनता है। भाई की नौकरी भी तो उसे ही मिली है, तो हमारे लिए करना अब उसका फर्ज है। गायत्री जी और कांतिलाल जी का विरोध देखकर रोशनी अपना सामान फिर से अपने कमरे में वापस लेकर चली गई। शिवांगी अपने बेटे के साथ अपने मायके पहुंची। मायके जाकर उसे जल्द ही अपने भैया भाभी का असली चेहरा भी दिखाई पड़ गया। उसके भैया भाभी ने जानबूझकर घर के सारे कमरे पहले ही भर रखे थे। शिवांगी ने बेटे को तो नाना नानी के कमरे में सुला दिया, मगर शिवांगी को सारा दिन और रात हॉल में ही एडजस्ट करना पड़ा। सारे कमरों में से एक भी कमरा भाभी ने अपनी ननद को ये सोचकर नहीं दिया कि कहीं यह हमेशा के लिए यहीं ना रह जाए, जबकि शिवांगी ने तो पहले ही मायके वालों को बता दिया था कि वो यहाँ एक किराए का मकान ढूंढ रही है। जल्द ही शिवांगी को एक किराए का मकान मिल गया और वो अपने बेटे को लेकर वहां शिफ्ट हो गई। मायके से लौटकर वो जान चुकी थी कि उसके सिर्फ माता पिता को ही उससे प्यार है। भाई भाभी तो अब सिर्फ नाम के भाई भाभी थे। अब शिवांगी अपने माता पिता को अपने घर बुला लेती, मगर खुद उनके घर ज्यादा नहीं जाती। शिवांगी हर महीने आधी सैलरी अपने सास ससुर को भेज देती। थोड़े महीनों बाद उसे खबर मिली कि उसकी ननद रोशनी की शादी तय हो गई है। जब शिवांगी अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही पड़ा है जैसा वो छोड़कर गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जहां मायके में वो अपने भाई भाभी का ऐसा चेहरा देख चुकी थी, उसके बाद उसे यहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, क्योंकि ये तो फिर भी उसका ससुराल था। गायत्री जी और कांतिलाल जी बोले, ये कमरा हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। सच में उस दिन शिवांगी को यह एहसास हुआ था कि अपना घर तो अपना ही होता है। जहां सास ससुर ने बहू पर इतना प्यार बरसाया, वहीं ननद रोशनी ने पहले ही कह दिया कि वो नहीं चाहती कि उसकी शादी में कोई भी विघ्न आए, इसलिए उसकी भाभी उसके कोई भी फंक्शन में ना आए। शिवांगी के लिए अब भी रोशनी के मन में वही नफरत थी जो वो उससे पहले करती थी। वो अपनी भाभी को अब भी मनहूस मानती थी। अब शिवांगी का सिर्फ यही काम बचा था, वो सारी व्यवस्था देखती और सभी के पैसे चुकाती। शादी का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ और रोशनी खुशी खुशी अपने घर से विदा हो गई। शिवांगी को भी ज्यादा छुट्टियां नहीं मिली थी, इसलिए उसे भी जल्दी वापस जाना पड़ा। रोशनी अपने ससुराल में धीरे धीरे रचने बसने की कोशिश ही कर रही थी कि उसके ससुर जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसे। एक दिन शिवांगी के सास ससुर का शिवांगी के पास फोन आया और वे बोले, बेटा 3-4 दिन के लिए यहाँ आ जा, रोशनी भी यहाँ मायके आई हुई है और वो तुझसे कुछ बात करना चाहती है।
ये सुनकर एक बार फिर शिवांगी का मन उदास हो गया। वो सोचने लगी कि अब और क्या बाकी रह गया है जो रोशनी मुझे सुनाना चाहती है। उसने जैसा चाहा मैंने सब कुछ वैसा ही तो किया है अब तक। शिवांगी जैसे ही घर पहुंची, रोशनी वहां पहले से मौजूद थी और वो शिवांगी को देखते ही उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोशनी को इतना फूट फूट कर पहले कभी रोते नहीं देखा था शिवांगी ने। शिवांगी बोली, रोशनी क्या हो गया? रोशनी बोली, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आज मैं आपका दुख अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपने मुझे कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब से मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ है, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो हर रोज मुझे ताने देती हैं और कहती हैं कि मैं मनहूस हूँ। तभी मेरे ब्याह कर आते ही उनके पति मर गए। वे कहती हैं मेरे पांव जब से उस घर में पड़े हैं, वहां की खुशियां गायब हो गई हैं। इतना बोलते हुए रोशनी फिर से बहुत रोने लगी। शिवांगी ने उसे जैसे तैसे चुप करवाया और बोली, हम कल ही तुम्हारे ससुराल चलेंगे रोशनी, और तुम्हारी सास से बात करेंगे। रोशनी बोली, भाभी ये तो होना ही था। ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है। जैसा बुरा व्यवहार मैंने आपके साथ किया, वैसा ही बुरा व्यवहार अब मेरे साथ हो रहा है। शिवांगी बोली, रोशनी पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है। दूसरे दिन शिवांगी रोशनी को लेकर उसके ससुराल पहुंची और रोशनी की सास से बोली, माँ जी छोटा मुंह बड़ी बात, मगर आपसे ये बात कहनी जरूरी है। माँ जी, इस दुनिया में ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस दुनिया में जिसका जितना आयुष्य लिखा है वो उतना ही जीता है। किसी के मरने के बाद किसी और को दोष देना कि तेरे पांव पड़ने से हमारा घर बिखरा या तू मनहूस है, ये सब बस अंधविश्वास है। अगर हम पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करने लगे तो अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर क्या? रोशनी की सास तब तो कुछ नहीं बोली, मगर उस दिन के बाद उन्होंने कभी रोशनी को किसी बात के लिए कोसा नहीं। रोशनी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ जैसे काम कर चुकी थी, ये रोशनी जानती थी और अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा थी। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में भी कितने ही पढ़े लिखे लोग बहू के आगमन के बाद घर में कुछ भी गलत हो जाने का दोषारोपण बहू पर लगाते हैं और उसे मनहूस या और भी जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। ये बहुत गलत चीज है। अगर किसी के साथ कुछ गलत होना है तो वो बहू के आने से पहले भी होकर ही रहेगा। इसमें बहू को दोष ना दें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।